पीवाईक्यू की सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स आप आराम से दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ये देखिए पूछा है इसमें कौन सा हिस्सा है आपका। तो इसमें दिया है अंतर्वैयक्तिक कौशल, शारीरिक प्रणाली की क्रिया, या फिर अवधान एवं स्मृति, प्रतिबोधिक और गतिक कौशल। तो देखिए आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बात की है संवेगात्मक की। संवेग हमारे कहाँ आते हैं? ये हमारे मन में आते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो इसका जो संबंध हो जाएगा, संबंध कैसे? अंतर्वैयक्तिक कौशल से इसका संबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल में सीखने के लिए बच्चों के जो गति कौशल का समन्वय महत्वपूर्ण नहीं है। तो किस में नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा, सॉरी दूसरा नहीं करवाया है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? यानी कौन कौन से कारक हैं जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं? तो अनुवांशिकता भी करता है, भौतिक पर्यावरण भी करता है, और सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी करता है। आपने मेरी जो पहली क्लास देखी होगी उसमें मैंने बहुत डिटेल तरीके से समझाया है, और सारा देखिए डिटो लाइन की लाइन ही पीवाईक्यू में आपकी पूछी गई है। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षियों की बच्चों के विकास में क्या भूमिका है? तो माध्यमिक स्कूल की यहाँ पे बात हो रही है, तो इनकी क्या भूमिका है? पहला है, दोनों की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल भी गलत है। परिवार और समकक्षियों की तो भूमिका होती ही होती है। दूसरा है, परिवार की कोई भूमिका नहीं है, समकक्षियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल नहीं। किसी एक को तो हम मान ही नहीं सकते हैं, दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा है, समकक्षियों की कोई भूमिका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। चौथा है हमारा, दोनों की अलग अलग परंतु महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लासेस में ही कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको सीधे पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। किसी एक को हम नहीं मान सकते कि ये हमारे लिए अहम भूमिका निभाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, एक विद्यार्थी शाब्दिक कथन के तर्क को बिना वास्तविक स्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। पियाजे के अनुसार विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से है? यानी उसका जो संबंध है वो किस अवस्था से है? तो देखिए क्या है कि पूछा है, तर्क को बिना वास्तविक परिस्थिति से संबंधित किए विवेचित कर लेता है। तो वो बच्चा किस उसमें है? तो ये जो है आपका मूर्त संक्रियात्मक में हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच है ये वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होती है, पूछा है। तो देखिए बच्चों की जो समझ है इनके अनुसार ये गुणात्मक रूप से भिन्न है, या मात्रात्मक रूप से भिन्न है, या उससे कम है, या उससे बेहतर है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच होती है ये वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। यानी उनके जो सोचने का स्तर, वो तो मतलब जो सोचने की उनकी वो रहती है मात्रा में, तो मात्रात्मक रूप से नहीं, ये गुणात्मक रूप से। यानी उनके सोचने का, जैसे हम लोग हैं करियर के बारे में सोचते हैं, बच्चा होता है वो अपनी तो गुणात्मक में होती है, ठीक है। अगला है हमारा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि नियमों में आपसी समझौते शामिल नहीं होने चाहिए और व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए? तो ये किसमें है? तो ये जो कोहलबर्ग के सिद्धांत हैं ये सामाजिक अनुबंधन अभिन्यास के अंतर्गत आ जाता है। इन्होंने अपने सिद्धांत में जो दिया है तो ये सामाजिक अनुबंधन के सिद्धांत में आ जाता है। इस चरण के अंतर्गत ही जो है नैतिक विकास जो है समझौते शामिल नहीं होते हैं, तो इसी के अंतर्गत ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेव वाइगोस्की ने सिद्धांत में प्रस्तावित किया है कि सीखना ज्ञान के सह निर्माण की प्रक्रिया है। लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में किसके बारे में बात की है? तो जो लेव वाइगोस्की का सिद्धांत है उनका नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में ही बात की है। देखिए डायरेक्ट आपसे इनके सिद्धांतों के भी बारे में रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको इनके नाम भी याद होना चाहिए। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, ये 3 जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं जिनसे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं, और भर भर के क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। सोचिए सीटेट इन्हीं के बलबूते ही है। अगला है, निम्न में से क्या लेव वाइगोस्की के सिद्धांत का उपयुक्त जो कक्षागत निहितार्थ है? तो क्या है? पहला है, बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए
बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि वे पूर्ण रूप से खुद की चीज़ों की खोज कर पाएँगे। दूसरा है, बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। तीसरा है, बच्चों में अवांछनीय व्यवहार को कम करने के लिए सज़ा देनी चाहिए। चौथा है, बच्चों को सीखने के लिए मार्गदर्शन व सहायता करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे लेव वाइगोस्की के बारे में पूछा गया है और बच्चों से अपेक्षा रखनी चाहिए कि पूर्ण रूप से खुद से चीज़ों को खोज कर पाएँगे। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो है जीन पियाजे इसको मानते हैं कि बच्चे स्वयं से सीखते हैं, स्वयं से खोज करके सीखते हैं और बच्चों को आप जितना ही अपने आप से सीखने देंगे वो इस हिसाब से। तो ये लेव वाइगोस्की के अकॉर्डिंग नहीं, ये पियाजे के अनुसार है। दूसरा है, बच्चों में वांछनीय व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें इनाम देना चाहिए। तो देखिए, हर चीज़ में आप इनाम नहीं देंगे, वो इनाम देने को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। अगला है, अवांछनीय व्यवहार को कम करने की सज़ा नहीं। अब आप सज़ा देंगे तो फिर वो सीखना ही बंद कर देंगे, है ना? चौथा है, सीखने को मार्गदर्शन। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने इनका सिद्धांत पढ़ा होगा तो देखा होगा कि बच्चा जो है वो खिलौना टूट जाता है, उसको जोड़ता है तो जो उसके सहयोगी होते हैं माता-पिता, वो उसको हेल्प करते हैं जोड़ने में, है ना? उनको बताते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे जोड़ो, तो वो क्या करते हैं, स्कैफोल्डिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पे लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है, ये चौथा वाला सही होगा कि सीखने में आप उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, यानी स्कैफोल्डिंग का आप उसमें काम कर सकते हैं। अगला है हमारा, रोमा जसप्रीत को एक क्रॉसवर्ड पहेली सुलझाने में संकेत व इशारा देकर मदद करती है और जब तक जसप्रीत उसे करने में बेहतर ना हो जाए, रोमा का धीरे धीरे कर अपनी मदद कम करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो बहुत ही जो है, अभी देखिए मैंने आपको स्कैफोल्डिंग एक वर्ड बोला मैंने, ठीक है? तो ये उसी से रिलेटेड है। देखिए, शुद्ध हिंदी में दे दिया है पाड़। ये भी लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से ही रिलेटेड है। जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दिया ना कि बच्चा जो है खिलौने को जोड़ता है, किस तरीके से जोड़ता है, स्कैफोल्डिंग। तो ये भी उसी से रिलेटेड। देखिए, बस घुमा दिया है। उसमें मैंने आपको खिलौने का एग्जाम्पल दिया, इसमें इन्होंने पहेली का दे दिया है ना, जो क्रॉस वर्ड वाली पहेली है उसका एग्जाम्पल दे दिया। आपको कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए बोलूँ ना कि मैं जो आपको समझा रही हूँ उसको आप समझिए, दिमाग में उसको रखिए, बाकी ये सारी चीज़ें तो आप अपने आप कर ले जाएंगे। देखिए, सेम क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कथन दिया हुआ है कि एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षिका को होना चाहिए और बच्चों को नियंत्रण में रखना चाहिए। तर्क दिया है, बच्चे तभी सीखते हैं जब जो है शिक्षक उन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखते हैं। तो देखिए, ये जो आंसर जो ये इसका कथन और तर्क दिया है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम माने तो देखिए, प्रगतिशील कक्षा क्या होती है। पहली बात तो शिक्षा को जो शिक्षिका है उसका होना चाहिए, नियंत्रण रखेंगे तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, उसको हम प्रगतिशील कक्षा कहेंगे ही नहीं। मैंने आपको जो पिछली क्लासेस में कराया तो मैंने आपको बोला जो प्रगतिशील कक्षा होती है उसका वातावरण कैसा होता है, तो वो लोकतांत्रिक होता है। बच्चों को सीखने के लिए जो है वो थोड़ा स्वतंत्र किया जाता है कि आप जो है कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं और उनसे जो है बातचीत करने का जो मेथड होता है वो अपनाया जाता है। तर्क भी इसमें दिया, बच्चे तभी सीखते हैं जब नियंत्रण रखें। नहीं, जब आप उन पे नियंत्रण ही रखेंगे तो वो सीखेंगे क्या, वो तो डरे सहमे से बैठे रहेंगे। तो इसका जो कथन और कारक है ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश वाले बच्चे अपनी पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंधों की गहराई से देख पाते हैं। तो ये पूछा गया है कि जो है किस बुद्धि वाले जो बच्चे हैं उनमें ये क्षमताएं पाई जाती हैं। तो ये किस में हो जाएगा, तो ये हमारा जो है, जो हमारी भाषाई बुद्धि वाले होते हैं इनमें ये क्षमताएं पाई जाएंगी, जिनमें पैटर्न हो गया, पैटर्निंग है, और ये जो विचारों का है, विचारों की बात की ना, विचारों के बीच वर्गीकरण, जो एक अच्छा वक्ता होता है और आपने कवियों के बारे में सुना होगा, उनको यहाँ पे आप रख सकते हैं। भाषाई बुद्धि में जो है वो निपुण होते हैं। सह शिक्षा में बच्चों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी, बहादुर बनो, लड़कियों की तरह कमजोर व्यवहार मत करो, किसको बढ़ावा देता है। जेंडर समता को देता है, जेंडर रूढ़िबद्धता को देता है, जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता। देखिए, समानता किसी प्रकार में नहीं होगी, लचीलापन भी नहीं है। यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता, या इसको लैंगिक रूढ़िबद्धता भी कहते हैं, नाम इसके अलग अलग हैं, ठीक है। इसको स्टीरियोटाइप, ये आपका स्टेटमेंट हो गया कि ये काम मत करो, लड़कियां करती हैं। आपने क्या किया, किसी जेंडर को जो है पर्टिकुलर एक नाम देके बोल दिया कि ये काम। ऐसा कहीं नहीं होता है कि ये काम लड़कियां कर सकती हैं या लड़के ही कर सकते हैं, या इनकी तरह मत रहो या उनकी तरह मत रहो, ऐसा नहीं। तो ये जेंडर रूढ़िबद्धता को प्रदर्शित करता है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सतत और समग्र मूल्यांकन के प्रमुख अभिलक्षण हैं? तो पहला है हमारा, इसका प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों का पृथक्करण व नामीकरण है। दूसरा है, यह शिक्षकों को अपने शिक्षा शास्त्र में मदद करने के लिए अवसर देता है। तीसरा है, यह मूल्यांकन को सीखने का हिस्सा मानता है। चौथा है, यह डर और चिंता पैदा करके सीखने को बढ़ाता है। तो ये कौन कौन से कारक हो जाएंगे? तो देखिए, यह शिक्षक को अपनी शिक्षा साथ में मदद करने को भी देता है और मूल्यांकन का एक हिस्सा मानता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यानी 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है वो समालोचनात्मक चिंता को बढ़ावा देता है, बजाय कि सूचनाओं के मात्र प्रत्यास्मरण को? तो पहला है, आखिरी जनगणना किस वर्ष हुई थी? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति कौन थे? समाज में लोकतांत्रिक आदर्शों को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? तो यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी ये सारे एमसीक्यू हैं, इनके एक एक लाइन के डायरेक्ट आप पूछेंगे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, डायरेक्ट आप ईयर बता देंगे। भारत के राष्ट्रपति कौन थे पहले, उनको भी आप बता देंगे। लेकिन ये वाला जब आप आंसर देंगे लोकतांत्रिक आदर्श को, तो इसके कई सारे आंसर होंगे, है ना। आप अपने अपने विचार रखेंगे यहाँ पे। तो ये जो समालोचनात्मक चिंतन है ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला है हमारा, वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए शिक्षकों को क्या चाहिए? अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन्हें सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, परंतु पढ़ाई पर नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उनको गतिविधियों में भी शामिल कराइए और पढ़ाई भी कराइए, उसका पार्ट होना चाहिए ये पढ़ाई का। चौथा है, प्यार से उनके माता पिता को उन्हें घर पर ट्यूशन पढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं। तो इसका जो परफेक्ट आंसर हो जाएगा ये आंसर नंबर 1 हो जाएगा कि अलग अलग प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से उन्हें उनकी संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को शामिल करना चाहिए। तो देखिए, इस तरीके से आप जो है आंसर्स क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही, जैसे ही आप चारों क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अगला है, समावेशी शिक्षा की प्रमुख शिक्षा शास्त्रीय रणनीति क्या है? तो सहयोग, पृथक्करण, नकारात्मक भेदभाव, नामीकरण। तो इसकी कौन सी हो जाएगी? तो देखिए, पृथक्करण, बच्चे को पृथक नहीं करेंगे, नकारात्मक भी नहीं करेंगे, नामीकरण उनको अलग अलग लेबल लगा देंगे, ऐसा नहीं, आप उनको सहयोग द्वारा पढ़ाएंगे। तो ये शिक्षा शास्त्र की सही रणनीति मानी जाती है। अगला है, एक शिक्षक को वंचित समूहों के विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? तो एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर वैयक्तिक विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चों को महत्व दिया जाए। अगला है, बच्चों की शैक्षणिक क्षमताओं की पहचान करके समान क्षमताओं वाले बच्चों के समूह बनाए जाएं। देखिए, समूहकरण और इस तरीके की चीज़ों को तो बिल्कुल ही जो है सीटेट नकारात्मक मानता है। थर्ड है, एनसीएफ, आपने पढ़ा होगा, एनसीएफ ही इसका जो है पूरा रोल होता है। एनसीएफ में बच्चों की उनकी जाति के आधार पर बिल्कुल नहीं बांटेंगे। उन्हें पाठ्यक्रम आधारित ज्ञान का जो है पुनरुत्पादन करने के लिए बढ़ावा दिया जाए, भले ही वह उनके लिए अर्थहीन हो। ऐसा कुछ नहीं है, अगर वो अर्थहीन ही पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कि एक ऐसी कक्षा नीति का निर्माण करना चाहिए जहाँ पर वैयक्तिक जो है विभिन्नताओं को स्वीकारा जाए और प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाए। यानी हर एक बच्चे को एक साथ रख के ही पढ़ाया जाए, लेकिन जो उनकी क्षमताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, उनका भी ध्यान रखा जाए। अगला है हमारा, एक बच्ची के बुद्धि परीक्षण के स्कोर यह दर्शाते हैं कि वह औसत से ऊपर है, वह कक्षा में नियमित तथा क्रियाशील है, उसके गणित के ग्रेड तथा लिखने का कौशल अच्छा है, परंतु जब उसे जो है सुस्वर पाठन करने के लिए कहा जाता है तो उसका जो निष्पादन है बुरा होता है। बच्ची में किस प्रकार के लक्षण होने की संभावना है? तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा। ठीक है, यानी वो लिखने का कौशल तो अच्छा है, डिसलेक्सिया में क्या है, डिसलेक्सिया है उसका, तो डिसलेक्सिया में क्या होता है कि उसके लिखने का कौशल तो अच्छा है, परंतु उसके बोलने का जो कौशल है
यानी जो सुस्वर पाठन करने का जो है वो उसका सही नहीं है, तो ये डिसलेक्सिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रचनात्मकता क्या है, पूछा गया है क्रिएटिविटी क्या है। तो बिना उसके किसी कार्य को बार बार करने की क्षमता, बिना उबके, उबके यानी बिना किसी एक कहते नहीं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, बिना इंटरेस्ट के कार्य करने की क्षमता क्या करती है, रचनात्मकता कहलाती है। बिल्कुल नहीं। लंबे गद्यांशों को रटने की, बिल्कुल नहीं। रट ही लेंगे आप तो फिर उसमें रचनात्मकता सृजनात्मकता कहाँ से आएगी। अब सारी ढंग से सोचने की क्षमता, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। मैंने चिंतन बताया था आपको, दो प्रकार के होते हैं, एक अपसारी होता है, एक अपसारी होता है। अपसारी क्या होता है कि जिसका एक क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है, जैसे ऊपर 3 क्वेश्चन दिए हुए थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है ना। और इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे रचनात्मकता वाले ये अपसारी चिंतन को जो है अपसारी चिंतन के परफेक्ट एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट है, सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को किस प्रकार देखा जा सकता है। तो सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में सीखने को हम, पहला है सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, दूसरा है ज्ञान के निष्क्रिय, बिल्कुल नहीं, निगेटिव आ गया, निष्क्रिय आ गया। व्यवहार में अपेक्षात्मक स्थायी परिवर्तन, बिल्कुल नहीं करेंगे। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन नहीं, तो इसका पहला आंसर जो है सही हो जाएगा। जब सक्रिय रूप से सामाजिक प्रक्रिया के द्वारा जब सीखते हैं तो वो सामाजिक रचना परिप्रेक्ष्य के द्वारा जो है परफेक्ट माना जाता है। अगला है, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा कब आती है, यानी हमें इंटरनल मोटिवेशन, ये भी मैंने आपको ये भी 2-4 बार ईयर में पूछा गया है। प्रथम पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना, बिल्कुल नहीं। अगर आप इंटरनली मोटिवेट हैं तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि हम हर बार फर्स्ट आएँ। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना, सराहना पाने के लिए काम पूरा करना, साइकिल पाने के लिए प्रथम पुरस्कार, नहीं। अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए सीखना जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। जैसे मैं आपके सामने ये क्लासेस करवा रही हूँ, तो मुझे ये नहीं है कि मुझे कहीं से कोई पुरस्कार मिले या मुझे किसी, ये मेरे अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है, मेरे अंदर ये उत्सुकता है ना? ये चीज़ करने की, ये चीज़ सीखने की। तो मैं आप लोग के सामने अपना जो भी चीज़ें मैंने की हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। तो ये अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए ही सीखना क्या कहलाता है, ये आंतरिक रूप से सीखना कहलाता है। यानी आंतरिक रूप से आप मोटिवेट हैं, यानी मैं इंटरनली मोटिवेट हूँ अपनी चीज़ों को करने के लिए। अगला है हमारा, कथन दिया हुआ है, प्रभावी शिक्षण में छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध बनाना और उनकी भावात्मक जरूरतों को महत्व देना शामिल है। तर्क दिया है, भावनाएं और सीखना परस्पर संबंधित हैं। तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर उसकी सही व्याख्या करता है, हाँ बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों ही कथन क्या है, सही है, और आर इसकी जो है व्याख्या भी करता है। अगला है हमारा, महारत जो उन्मुखी बार्धिक है, देखिए इसका इंग्लिश वर्जन भी आप पढ़िएगा क्योंकि इसकी जो हिंदी होती है वो टिपिकल ही आती है। जैसे मैंने स्कैप फोल्डिंग आपको बताया, स्कैप फोल्डिंग आप समझ जाएंगे, लेकिन जहाँ पाड़ आ गया वहाँ आप नहीं, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों को लेके चलिए, ठीक है। पहला है, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, और दूसरा क्या है, मानते हैं कि क्षमता स्थिर व स्थायी होती है। तीसरा है, बहुत ही आसान लक्ष्य करते हैं या कोई लक्ष्य तय नहीं करते हैं। अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद कर लेते हैं। तो देखिए ये लोग क्या होते हैं, जो महारत उन्मुख लोग होते हैं, जो लोग बड़े गोल अचीव करते हैं, तो ये क्या करते हैं, सीखने के लिए लक्ष्य तय करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, अपने सीखने को सुसाध्य करने के लिए दूसरों की सहायता व मदद कर लेते हैं, ठीक है, मदद लेते हैं। जैसे कि हमें कोई भी चीज़ नहीं आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने भी किसी ना किसी से पढ़ा है, तभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। तो मैंने किसी ना किसी की हेल्प ली और सीखने का लक्ष्य तय करते हैं। जैसे मैंने सीखने की कोशिश करी कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है और मुझे इस चीज़ में अच्छी चीज़ें बननी है, तो मैंने भी जो है उस चीज़ को सीखा, यानी मैंने एक लक्ष्य रखा कि मुझे ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, तो उसके लिए लक्ष्य रखते हैं और दूसरों की सहायता भी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने, यानी बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछने को नज़रअंदाज करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अगर हम बच्चों के प्रश्न को नज़रअंदाज ही कर देंगे तो फिर वो दोबारा प्रश्न नहीं करेंगे, जब प्रश्न नहीं करेंगे तो उनकी जिज्ञासा नहीं शांत होगी, जब जिज्ञासा नहीं शांत होगी तो वो सृजनात्मक नहीं बनेंगे। और हमारा उद्देश्य ही है बच्चों को सृजनात्मकता के साथ पढ़ाया जाए और बच्चों में सृजनात्मक जो है वो सोच डेवलप हो, है ना।
तो उन्हें सज़ा देनी चाहिए? नहीं, अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। देखिए कुछ-कुछ क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे कि आप अपने हिसाब से ही लगा लेंगे, लेकिन आंसर आपको नेगेटिव नहीं देना है। अगला है हमारा, विद्यार्थी प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब शिक्षक उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखते हैं, उनसे बहुत कम स्तर की अपेक्षाएं रखते हैं, उन्हें किसी तरह की स्वायत्तता प्रदान नहीं करते हैं, खोज अधिगम द्वारा अन्वेषण की प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये चौथा हो जाएगा, यानी खोज अधिगम, यानी उनको खुद से करके सीखने पर जोर देते हैं और करके जो बच्चा सीखता है उसको जो है वो ज्ञान हमारा जीवन पर्यंत रहता है, यानी लॉन्ग टाइम तक रहता है, हम उसको कभी भूलते नहीं हैं। अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक द्वारा बच्चों को लगातार नए अन्वेषण, खेल और विभिन्न व्यावहारिक गतिविधियों के माध्यम से नया ज्ञान के सर्जन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह उदाहरण किसका है? तो ये जो है एक प्रगतिशील कक्षा का, जिसमें बच्चों को करके सीखने का अवसर एवं उनकी सक्रिय भागीदारी है। परंपरागत कक्षा का, जिसमें शिक्षण अधिगम शिक्षक की सक्रिय भागीदारी है। एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक किताबी ज्ञान से अलग हटकर केंद्रित विद्याओं में नहीं और महत्व देता है। अगला है, एक ऐसी कक्षा जिसमें शिक्षक को अधिगम कराने के अन्य तरीकों की जानकारी नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए एक प्रगतिशील कक्षा है ये, और क्या है, एक ऐसी कक्षा में जहाँ बच्चे किताबी ज्ञान से अलग हटकर केंद्रीय विधियों के अधिगम से, यानी कि बच्चा करके सीख रहा है, तो ये एक प्रगतिशील। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, अभिकथन दिया हुआ है, शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बारे में किसी तरह की चर्चा नहीं करनी चाहिए। तर्क दिया है, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ अधिगम में किसी भी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसी से हम समझ लेते हैं। देखिए शिक्षार्थियों के विविध प्रकार के समूह को पढ़ाते समय शिक्षक को सामाजिक और सांस्कृतिक किसी के बारे में चर्चा नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ही गलत है। हम बच्चों से जब परिचर्चा करते हैं कि उनका जो सामाजिक और जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है वो कैसी है, तो बच्चे आपस में घुलते मिलते हैं और फिर वो अच्छी तरीके से सीखते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं। सामाजिक और जो सांस्कृतिक संदर्भ है उसमें किसी प्रकार की भूमिका नहीं निभाते हैं, बिल्कुल ही गलत है। तो इसके जो ए और आर दोनों ही गलत हो जाएंगे। अगला है, छात्रों के बीच गहरी संप्रत्यात्मक समझ को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? अवधारणाओं को याद करने पर ध्यान देना चाहिए, प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का उपयोग करना चाहिए, संसाधन के लिए प्रावधान करने चाहिए जिससे करके सीखने का सुसाधित किया जा सके, जिससे करके सीखने को सुसाधित किया जा सके, मौखिक प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न पूछने से हतोत्साहित बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत है। अवधारणाओं को याद करने में नहीं, बच्चे सिर्फ अवधारणाएं याद कर लेंगे तो वो रटा रटाया हो जाएगा, उनमें सृजनात्मकता नहीं आएगी। प्रत्यक्ष निर्देश के तरीकों का प्रयोग करके नहीं, ऐसा नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। अगला है हमारा, विविध भौतिक शिक्षण सामग्री का उपयोग करने से बच्चों को सीखने की अवधारणाओं में किस क्रम में मदद मिलती है? तो ये जो विविध भौतिक शिक्षण है इनमें ठोस से अमूर्त, यानी मूर्त से अमूर्त, ठीक है, इसमें सीखने में मदद मिलती है। तो आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई हो और इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। अगर मेरी समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो तो मेरी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।